एप्स्टीन को एक आदत थी और वो एक आदत ये थी कि जो भी आप उसकी हिस्ट्री को तो जानते ही हैं, उस पे मैं नहीं जा रहा, लेकिन जिस चीज़ को वो चाह लेता था कि इस इंसान को मुझे कंट्रोल करना है, इस इंस्टीट्यूशन को मुझे कंट्रोल करना है, इस देश को मुझे कंट्रोल करना है, मुझे ये वाला एस्पेक्ट कंट्रोल करना है, उसके लिए केक वॉक था। तो उसके लिए कहीं न कहीं ना ये एक चैलेंज बन गया था कि मैं बिटकॉइन को कैसे कंट्रोल करूँ, और उसने बहुत अटेम्प्ट करी। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये समझने के लिए कि एप्स्टीन ने जब इतनी बड़ी-बड़ी कोशिशें करी तो काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों में वो सक्सेसफुल भी हुआ। राइट, तो लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है ना कि वो फाउंडर था, वो फाउंडर नहीं था। एक तो वो क्लियर कर लो, मतलब कि वो अगर वो फाउंडर होता लिटरली, अगर मुझे आज पता लगे कि वो फाउंडर है, तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूँ। क्योंकि अगर इतना बड़ा दरिंदा अगर किसी चीज़ का फाउंडर है, तो उस चीज़ का फाउंडर वो मैं अपने वीडियोज़ डिलीट करके एक पब्लिक अपॉलॉजी माँग लूँ मैं। मतलब ये सारा चैनल डिलीट कर दूँगा मैं, क्योंकि मैं उस चीज़ को प्रमोट कर ही नहीं सकता, ऐसी चीज़ को, जो मुझे पता लगे कि एक दरिंदा जो कि वहशी, यू नो क्या ही बोलूँ, मतलब मेरे इमोशंस निकल के आते हैं कि जब हम ऐसी कहानियाँ सुन रहे हैं कि किस लेवल का वो दरिंदा था, और जब लोग ये कह रहे हैं कि वो फाउंडर था, तो भाई फिर तुम अभी तक कर क्या रहे हो? अगर तुम कह रहे हो कि वो बिटकॉइन का फाउंडर था, तो या तो अपनी रिसर्च कर लो और रिसर्च करके प्रूव कर दो। मैं हर दिन 1 से 2 घंटे, 3 घंटे सिर्फ़ इस बात पे निकालता हूँ कि मैं किसी पे यकीन नहीं कर रहा कि वो फाउंडर नहीं था। और मेरी बात पे तुम भी ऐसे मत यकीन कर लेना, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब लोग अपनी रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च में कहीं पे भी अभी तक ऐसा निकल के मेरी नज़र में नहीं आया कि वो बिटकॉइन का फाउंडर था। पहले तो ये क्लियर करो। अब दूसरी चीज़, क्या वो कंट्रोल करना चाहता था? भाई शत प्रतिशत कंट्रोल करना चाहता था। काफ़ी हद तक वो चीज़ें अपनी प्लानिंग में सक्सेसफुल भी हो रहा था। लेकिन लास्ट में वही वाली बात है कि बिटकॉइन का प्रोटोकॉल इतना ओपन और ट्रांसपेरेंट है कि उसकी वो कोशिश नाकाम हो गई, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर उन लोगों के लिए जो ये इंडस्ट्री छोड़ना चाहते हैं। इंडस्ट्री मैं भी छोड़ना चाहता हूँ। अगर छोड़ना क्या चाहता हूँ, अगर ये प्रूव हो जाए कि स सतोशी नाकामोटो जो था वो एप्स्टीन ही था बिटकॉइन का फाउंडर, मैं तो आपको अनाउंस भी नहीं करूँगा, मेरा चैनल आप देखोगे भी नहीं, ठीक है? क्योंकि मैं ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूँ, चाहे बिटकॉइन एक्सिस्ट करे फ्यूचर में, चाहे भाई लोग करोड़पति बने, ट्रिलियनेयर, मेरे 1 ट्रिलियन का हो जाए बिटकॉइन, भाई मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम ऐसी च मैं बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो की विज़न और उसकी वजह से उसकी ओपननेस, डिसेंट्रलाइज़ेशन और एक पब्लिक गुड की तरह देखता हूँ। अगर इस चीज़ को उस बंदे ने बनाया है, ठीक है? तो भाई एप्स्टीन ने बनाया, तो भाई मैं तो आपको अनाउंस भी नहीं करूँगा। आप आओगे स्क्रीन पे देखोगे कि एक कभी किसी टाइप का एक चैनल होता था, वो उड़ गया। उड़ क्या गया, बंदे ने खुद डिलीट कर दिया, बिकॉज़ मैं इतना जिसे कह लो कि इतना घिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि मेरे को पता लगे कि एप्स्टीन ने इस चीज़ को बनाया है और मैं उसको फिर भी उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब लिटरली भाई अंतरात्मा होती है, मरने के बाद जवाब देना है, ठीक है? तो भाई मतलब आई जस्ट कांट। तो कई लोग जो ये कह रहे हैं ना, चाहे आप कैजुअली भी बोल रहे हो ना कि वो एप्स्टीन उसका फाउंडर था, तो भाई समझो इस बात की बड़ी ग्रेविटी है, ठीक है? मतलब ये बात आप कह रहे हो, तो फिर आप कर क्या रहे हो? फिर आप फिर भी आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर भी आप उसमें ट्रेडिंग कर रहे हो। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्चुअली में मैटर क्या है, ठीक है? वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो आपको कन्विंस करने के लिए नहीं, ना ही ये वीडियो किसी तरीके का ये है कि वो एप्स्टीन नहीं था। भाई अपनी ये मेरी रिसर्च है, आप अपनी रिसर्च करो थोड़ी बहुत जो भी आप कर सकते हो। अभी भी ये पूरी रिसर्च नहीं, ना मैं किसी को यहाँ फिर भी आप देख सकते हो। देखो, सबसे पहले वो फाउंडर अगर होता, तो 2008 या 2009 की कोई ईमेल होती। यहाँ पे जो सबसे पहले ईमेल दिख रही है, वो दिख रही है कि वो अपने दोस्त को ये कह रहा है 4 जून 2011 को कि यार वो ना आई वुड लाइक टू गेट इन टच विद बिटकॉइन गाइज़। वो कह रहा है कि वो बिटकॉइन के बंदों से मिलना चाहता है। तो उसको लगा कि शायद बिटकॉइन का कोई फाउंडर होगा। ठीक है? वो अपने दोस्त को कह रहा है। दोस्त जो है ना इसका, ये बड़ा तोप आदमी है, मतलब ये मैं बता देता हूँ, ये दोस्त जो है इसका नाम है जेसन कैल्किनिस। ये इसका दोस्त जो है ना, ये क्या करता था कि उस टाइम के जो नए-नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता था। देखो, उसके दोस्त ने रिप्लाई भी किया। उसके दोस्त ने बोला, "हाय, देयर आर क्रेज़ी कुछ लोग हैं बिटकॉइन के अंदर, और ये ओपन सोर्स में बिलीव करते हैं, ये रेडिकल हैं और बड़े मोटिवेटेड से हैं, और ये कोई बिज़नेस धंधा-वंदा नहीं बना रहे, ये ना विकिपीडिया टाइप का कुछ बना रहे हैं। इनको मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने शो पे बुलाया था, और इनके बंदों का नाम है गेविन एंडरसन और आमिर टाकी। आमिर ताकी
और गेविन एंडरसन, ठीक है? ये दोनों के नाम इसने बताए। जैसे ही इसको पता लगा तो इसने गेविन एंडरसन, अच्छा समझ लो पहले कौन है। गेविन एंडरसन वो है कि जब सतोशी नाकामोटो अपना ये छोड़ रहा था ना बिटकॉइन, तो क्योंकि उस हुआ क्या कि बिटकॉइन इस लेवल पे तो आ गया था कि उसके अंदर सीआईए जो है वो इंटरेस्टेड हो गया था। तो कहीं न कहीं ये सतोशी नाकामोटो को खबर पता लग गई थी कि सीआईए जो है वो कहीं न कहीं अब इसमें एंटर कर रहा है, इसको समझना चाहता है, नाउ इज़ द टाइम टू एग्ज़िट फॉरएवर। तो वो अपना एग्ज़िट कर गया और आगे की जो भाग-दौड़ है वो गेविन एंडरसन को दे गया, और गेविन गेविन एंडरसन उस टाइम में बहुत अर्ली डेवलपर होता था। तो गेविन एंडरसन को बिटकॉइन कोर की भाग-दौड़ दे गया कि भई तुम सँभालो और इस कोर को अब तुम रन करो। और गेविन एंडरसन बड़ा ही इंपॉर्टेंट आदमी था। अब गेविन एंडरसन को देखो, एप्स्टीन ने ईमेल करा। देखो उसका इंटरेस्ट देखो, पहले अपने दोस्त को उसने मेल किया 4 जून को, फिर 15 जून को उसने जैसे ही पता लगा कि गेविन एंडरसन इसमें कोई बड़ी चीज़ है, तो उसने गेविन एंडरसन को ईमेल किया कि भाई मुझे मिलना है, 17 जून को मिलते हैं। तो गेविन एंडरसन ने बोला सॉरी आई एम बिज़ी। अब इत्तेफाक से जब ये उसको सीआईए ने बुलाया था, उसके 2 दिन पहले ही उसने ये ईमेल किया था और गेविन एंडरसन ने बोला नो सॉरी आई एम बिज़ी। तो वो मिला नहीं उससे, ठीक है? अब एप्स्टीन से दुनिया मिलना चाहती थी, वो गेविन एंडरसन कह रहा है मैं नहीं मिलूँगा। फिर उसने दूसरे डेवलपर को टारगेट किया, उसने आमिर आमिर तकी को टारगेट किया। आमिर तकी को बोला कि आमिर, द बिटकॉइन आइडिया इज़ वेरी ब्रिलियंट, बट आई सजेस्ट इट हैज़ सम डाउनसाइड इश्यूज़। आई एम श्योर यू आर अवेयर, इफ यू कैन फाइंड टाइम प्लीज़ कॉल माय ऑफिस। आमिर टकी ने बोला यार इतना बड़ा आदमी बोल रहा है, तो बोल रहा है ठीक है मैं तो नहीं मिल सकता, लेकिन एक मेरा बंदा है, मेरा एक हमारी टीम का बंदा है, डेवलपर है, तो वो मिल सकता है, ठीक है? तो उसने उस बात को उसने मिलने की पेशकश करी। उसने कहा ठीक है, एक बंदा मैं आपका मेरा मिलना चाहता है। अब उसने उसके बाद आमिर टकी ने यहाँ पे अपना क्लेरिफ़िकेशन दी है। उसने बोला कि मैं 22 साल का हैकर था, कोई रैंडम बिलियनेयर मुझे मिलना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, तो मैं इंटरेस्टेड हो गया। तो मैंने अपने दोस्त को भेजा था। वो जब वहाँ से वापस आया, तो वो बोल रहा है कि एब्सोल्यूटली नॉट, ठीक है? तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो उससे मिलने के बाद कुछ अच्छा उसका एक्सपीरियंस नहीं था, और उनकी भी ख़्याल जो है आमिर ताकी और गेविन एंडरसन के लिए कोई ख़ास नहीं है। वो पिछली ईमेल में आपने देखा भी होगा कि वो रेडिकल बोल रहे हैं उसको। अच्छा गेम अब यहाँ पे क्या है ना, जब आमिर ताकी भी उसके हाथ में नहीं आया, गेविन एंडरसन भी उसके हाथ में नहीं आया, तो उसने कहा यार क्या करा जाए? एक लूपहोल दिखा उसे। उसने क्या करा, देखा कि यार ये जो डेवलपर्स होते हैं, ये जब कोई कंपनी नहीं है, कोई ये चीज़, तो इनको इनको सैलरी वगैरह कहीं से तो आती होगी ना। तो उसने क्या करा, देखा कि अरे एक एमआईटी के अंदर एक एक तो बिटकॉइन फाउंडेशन से आती है सैलरी, और जो ज़्यादातर डेवलपर्स हैं वो एमआईटी जो मीडिया लैब है, जो कि एमआईटी इंस्टीट्यूट है, आप सब जानते हो अमेरिका का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे एक डिपार्टमेंट, एक तरीके की आप एनजीओ समझ लो, या एक नॉन प्रॉफिट एक सेटअप था वहाँ पे जिसका नाम था एमआईटी मीडिया लैब, और उसके अंदर भी एक डिजिटल करेंसी ग्रुप था, और उसके अंदर क्या था कि डेवलपर्स थे, और डेवलपर्स को ना वहाँ पे उनकी सैलरी वगैरह यहीं से आती थी, एमआईटी मीडिया लैब से आती थी, या बिटकॉइन फाउंडेशन देता था। तो जेफरी एप्स्टीन को लगा कि क्यों ना मैं इनको इतना पैसा भर दूँ, अ, इतना डोनेशन दे दूँ, क्योंकि इनकी सैलरीज़ तो डोनेशन से आती है। और भी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ वहाँ डोनेशन देती थी। एल्यूमिनाई जो होते थे एमआईटी के, वो डोनेट करते थे। तो ज इस डोनेशन को देता हूँ, शायद मैं कुछ वहाँ पे उस डोनेशन देने का पर्पस ये होगा कि कुछ वो इन्फ्लुएंस कर सके। तो उसने उसने क्या करा कि यहाँ पे एक जर्नलिस्ट है भाई साहब रोनन फैरो, वो उसने ये खुलासा किया कि छोटी-मोटी डोनेशन नहीं है, 7.5 मिलियन की एप्स्टीन ने डोनेशन करी। भाई ये खबर आते ही वहाँ पे उसको रिज़ाइन करना पड़ गया, और अब फिर ये बातें होने लगी कि अब ये जब खुलासा हुआ कि यार 7.5 मिलियन अगर उसने किया, तो इसका मतलब उसने इन्फ्लुएंस किया होगा वहाँ पे डेवलपर्स को। तो डेवलपर्स को इन्फ्लुएंस किया होगा उसने पक्का 100%, ये बातें निकल के आने लगी। तो उसमें क्या हुआ कि जो ब्रूस फेंटन है, उसने एक वीडियो बनाया, ये यहाँ पे ये बिटकॉइन फाउंडेशन का वो है, वो कह रहा है कि मान लेते हैं, मैं ये कह ही नहीं रहा, मान लेते हैं। हाँ, नो डाउट उसने सैलरी दे रहा था, फाउंडेशन को उसने पैसे दिए, फाउंडेशन के पैसे जो पैसे दिए उसी से सैलरी जा रही थी। लेकिन मान लेते हैं कि वो किसी को करना चाहता था अपने बस में, को किसी कोडर को अपने साथ मिलाना चाहता था, अर्ली डेवलपर को अपने साथ मिलाना चाहता था कि कोड में चेंजेस कर दे। अगर ऐसा होता तो कुछ तो कोड में चेंज होता ना, जो ओरिजिनल कोड है बिटकॉइन का, उसको हर दिन हर एक की नज़र में रहता है, गिटहब पे है, मतलब कोई भी उसके अंदर ज़रा-सा भी चेंज होगा तो लाखों लोग बिटकॉइन के कोड को डेली देखते हैं, उनकी नज़रों में रहता है, ऑडिट में रहता है, इंस्पेक्शन रहता है। इनफैक्ट दुनिया की सबसे ज़्यादा ऑडिटेड चीज़ अगर कोई है, हर सेकंड ऑडिट होता है बिटकॉइन के कोड का। ट्रिलियन जो है वो स्टेक पे हैं। तो ऐसा अगर होता तो कुछ तो चेंज होता, और अगर चेंज कर भी देता तो नोड्स एक्सेप्ट नहीं करती, माइनर्स एक्सेप्ट नहीं करती, बिटकॉइन ऐसे रन नहीं करता है। तो कहीं न कहीं
ठीक है, उसने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, पैसे भी दिए फाउंडेशन को, उस फाउंडेशन के पैसे से सैलरीज़ भी गईं। अर्ली डेज़ में बिटकॉइन के फाउंडेशन में ज़्यादा क्योंकि बिलीवर्स नहीं थे, तो सैलरी देना भी मुश्किल होता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे अगर कुछ चेंज हुआ, कोड में कुछ उससे कोई कोडर्स ने एप्स्टीन को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करी, ठीक है? तो ये एक एक ज़रूर चीज़ मैं यहाँ कहूँगा कि हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि भई उसने सैलरी फंड करी, हाँ यार, ये ज़रूर है। लेकिन अकेले वो नहीं डोनेट करता था एप्स्टीन, वहाँ पे उस मीडिया लैब को और भी कंपनीज़ डोनेट करती थी और डोनेशन और जो डेवलपर है उसको क्या ही लेना-देना कि कहाँ से सैलरी आ रही है, कौन डोनेट कर रहा है, वो अपने काम पे फ़ोकस कर रहा है। एमआईटी मीडिया लैब का जो सीईओ था, वो एप्स्टीन से पैसा ले रहा था व्हिच वाज़ नॉट राइट बिकॉज़ एप्स्टीन ऑलरेडी कन्विक्टेड था पास्ट में और बड़े सीरियस चार्जेस के अंदर, तो जो वहाँ पे डायरेक्टर था उसको पैसे नहीं लेने चाहिए थे एप्स्टीन से, तभी उसने रिज़ाइन भी कर दिया जैसे ही उसका खुलासा हुआ। यहाँ तक आपको क्लैरिटी हो गई? तो यहाँ तक उसने समझ गया कि यार ये मेरे ना फिगर आउट नहीं हो पा रहा है, तो उसने 2014 के अंदर पीटर थील है जो प्लांटियर का जो एक तरीके से समझ लो कि आपको डोनाल्ड ट्रम्प तो एक अ चेहरा है अमेरिका की सरकार, एक्चुअल में ये बंदा चलाता है पीटर थील। पीटर थील बहुत क्लोज़ रहा एप्स्टीन के, वहाँ पे वो बात कर रहा है पीटर थील पीटर थील को उसने बोला जेफरी ने कि इट अपीयर्स दैट देयर इज़ अ लिटिल एग्रीमेंट ऑन व्हाट बिटकॉइन इज़ इट इज़ अ स्टोर ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, करेंसी, प्रॉपर्टी ठीक है, आर्किटेक्चर, पेमेंट, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, एनोनिमस। तो अभी भी 2014 तक एप्स्टीन को नहीं समझ में आ रहा था कि बिटकॉइन है क्या? क्या ये स्टोर ऑफ वैल्यू है, क्या ये करेंसी है, क्या ये प्रॉपर्टी है? और वो पीटर थिल के साथ डिस्कशन कर रहा था कि अब बिटकॉइन पे जो गवर्नमेंट की नज़र पड़ने लगी है, प्रेशर बढ़ने लगा है, तो ये दोनों अभी भी बिटकॉइन को लेके बात कर रहे थे। मतलब 2011 से इसका इंटरेस्ट शुरू हुआ, 2014 तक उसका इंटरेस्ट बना हुआ था, प्रॉपर इंटरेस्ट बना हुआ था, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि जेफरी एप्स्टीन को लगा कि यार अब मैं डेवलपर्स को तो बाय नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता, तो एक काम करता हूँ कि बिटकॉइन के नेटवर्क के अंदर एक एक और चीज़ होती है हार्ड फोर्क। क्यों ना बिटकॉइन के नेटवर्क पे में जब मैं इनको कंट्रोल नहीं कर सकता बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन की एक ऐसी चेन बनाते हैं हार्ड फोर्क, एक उसकी कॉपी बनाते हैं और उसके रूल्स हमारे हिसाब से होंगे। तो कहीं न कहीं आपने 2017 के अंदर देखा होगा कि जेफरी एप्स्टीन ने क्या करा कि एक प्लान के मुताबिक, वो प्लान ऐसा तो नहीं है कि कोई एडमिट कर रहा है कि उसी का बनाया हुआ प्लान था, लेकिन जेफरी एप्स्टीन ने ऐसे लोगों की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू करा और उनको अपनी तरफ करने की कोशिश करी ताकि वो हार्ड फोर्क कर सके। आप ये देख सकते हो कि क्योंकि अचानक एडम बैक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था जिसके बारे में सतोशी नाकामोटो ने अपने व्हाइट पेपर में बात करी है। एडम बैक की कंपनी में इन्वेस्ट किया और एडम बैक ने क्या करा कि कुछ ही दिनों बाद वहाँ पे एडम बैक ने वो बात अलग है कि अब डिनाई किया कि कुछ दिनों बाद एप्स्टीन ने जिस फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया था वो पैसा फिर हमने वापस कर दिया था एंड ऑल दैट स्टफ। बट कहीं न कहीं यू नो एडम बैक ने ना 15 अगस्त को एक चीज़ सपोर्ट करी थी, ये देखो, बाद में ये भी उसने हटा दिया था, लेकिन 15 अगस्त को ना 26 अगस्त को उसने कहा था कि माय सजेशन इज़ कि 2 एमबी का जो होना चाहिए ब्लॉक साइज़। अब मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे समझाता हूँ कि बेसिकली सीन क्या है। तो जेफरी एप्स्टीन ने जब देखा कि ऐसे तो ये मैं क कब्ज़ा कर नहीं पा रहा हूँ, तो एक काम करते हैं कि आपस में कम्युनिटी में लड़ाई करवा देते हैं। एक नया बिटकॉइन का वर्ज़न निकलवा देते हैं, हार्ड फोर्क कहते हैं उसको कि बिटकॉइन क्योंकि ओपन सोर्स है, तो उसके थोड़े बहुत रूल्स के अंदर चेंज करके आप नई कॉपी बना सकते हो बिटकॉइन की, ठीक है? लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिलता तो वो डेथ हो जाती है। ऐसे तो आप करोड़ों कॉपीज़ बिटकॉइन का कोड तो ओपन सोर्स से कॉपी करके लाखों करोड़ों बिटकॉइन की कॉपीज़ बन सकती हैं, लेकिन उस पे नेटवर्क इफ़ेक्ट नहीं आता। तो कहीं न कहीं आपने याद होगा 2017 में कोशिश ये की गई कि बिटकॉइन के अंदर ही वो बिटकॉइन तो स्लो है, बिटकॉइन के ब्लॉक साइज़ को ना बड़ा कर देते हैं। बिटकॉइन का ब्लॉक साइज़ बड़ा कर देंगे तो बिटकॉइन बड़ा हाइली स्केलेबल हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी एंड इट विल बी लाइक ग्रेट और बिटकॉइन के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें जो कुछ लोग थे जो हार्ड बिलीवर थे, मैक्सिस जिसे आप कहते हो, कहते थे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक साइज़ को अगर हम बड़ा कर देंगे तो बिटकॉइन को डाउनलोड करना, बिटकॉइन की नोड को रन करना एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, बहुत हेवी हो जाएगा, बहुत बड़ा उसे हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो बिटकॉइन हाइली डिसेंट्रलाइज़ है, वही उसकी खासियत है। अगर हमने बिटकॉइन के ब्लॉक को साइज़ को बढ़ा दिया, तो बिटकॉइन की जो नोड्स हैं, वो सिर्फ़ वही डाउनलोड कर पाएँगे जो जिनके पास पैसे बहुत होंगे, डीप पॉकेट्स होंगी, वो और वो इंस्टीट्यूशंस होंगे
और अगर इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन की नोड को रन करेंगे तो बिटकॉइन की नोड जो है वो सेंट्रलाइज़ हो जाएगी, इंस्टीट्यूशंस पे कब्ज़ा हो जाएगा एक आदमी का और फिर बिटकॉइन की नोड्स और बिटकॉइन के लेजर में मैनिपुलेट करना फ्यूचर में आसान होगा। भाई ये झगड़ा हो गया और ये झगड़ा करने के बाद इसमें अब एडम बैक जैसे लोगों को उसने सपोर्ट में क्यों लिया? क्योंकि एडम बैक एक बहुत बड़ा आदमी था। एडम बैक की कंपनी में सपोर्ट करके माहौल बनता और एडम बैक ने सपोर्ट भी कर दिया। तो कहीं न कहीं ये आप देख रहे हो कि उसने सपोर्ट करा, उसके बाद उस टाइम के अंदर अगर आप देखो तो एक ईमेल में ब्रायन आर्मस्ट्रांग जो कॉइनबेस के अंदर भी उसने इन्वेस्ट किया, वो भी इसको सपोर्ट करने लगा कि हाँ, ब्लॉक साइज़ बढ़ा देना चाहिए। एंड वो कह रहा है कि इट इज़ नॉट हेल्ड बैक बाय एनी ऑफ द अर्ली आइडियलिस्ट, वो आइडियलिस्ट कह रहा है पुराने लोगों को। और वो कह रहा है कि माय गेस इज़ दैट नेटवर्क विल अपग्रेड टू 2 एमबी ब्लॉक्स इन द कमिंग मंथ और 2 एंड वन्स दिस हैपेंस, हार्ड फोर्क इज़ शोन द प्राइस ऑफ बिटकॉइन विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। बेसिकली क्या है कि यार कितनी गलत बात है कि 2008 में कन्विक्टेड था बंदा, बड़े सीरियस क्राइम में, ठीक है? और उसके बाद एडम बैक जैसे लोग पैसे पकड़ रहे हैं। अरे यार गूगल कर लेते कि जेफरी एप्स्टीन कौन है? ब्रायन आर्मस्ट्रांग को क्या नहीं पता था कि जेफरी एप्स्टीन कौन है? तो उससे पैसे पकड़ना, उससे इन्वेस्टमेंट लेना, मतलब आप सोचो। तो एंड फिर उसके बाद फिर आप ब्लॉक साइज़ में जो ये हार्ड फोर्क को आप सपोर्ट कर रहे हो। और ये कहीं न कहीं एक साजिश का पार्ट था, हार्ड फोर्क, ठीक है? और इसमें वो कहीं न कहीं सक्सेसफुल होता दिखा और हमने देखा कि उसके बाद बिटकॉइन कैश हार्ड फोर्क हुआ। रॉजरवर भी कहीं न कहीं कॉइनबेस के साथ था। उसका कहीं ईमेल पे तो एक्सचेंज नहीं हुआ बट रॉजर वर वाज़ द मेन गाय बिहाइंड बिटकॉइन कैश। बाकी लोगों ने सपोर्ट किया, बिटकॉइन कैश बना और बिटकॉइन कैश का आज हम देखते हैं स्टेटस, चाहे बिटकॉइन एसवी, बिटकॉइन गोल्ड, बिटकॉइन कैश, तरह-तरह के हार्ड फोर्क हुए लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। यहाँ तक कि क्रेग राइट आ गया, वो बोलने लगा मैं बिटकॉइन का फाउंडर हूँ। तरह-तरह की चीज़ें करने की, ध्यान भटकाने की कोशिश की गई, लेकिन बिटकॉइन बिटकॉइन रहा, बाकी जो फोक्स थे वो डेड हो गए, ठीक है? तो ये सारे आप देख सकते हो कि सोचे-समझे अटैक है। उसके बाद यही नहीं, अगर आप देखो तो जो हार्वर्ड ल्यूटनिक है, ठीक है? हार्वर्ड ल्यूटनिक अगर आप देखो, इसका भी एक चीज़ निकल के आ रही है कि हार्वर्ड ल्यूटनिक जो है इस शुरू में कहता था कि वो एप्स्टीन को नहीं जानता, वो उससे नहीं मिलता, उसके कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अभी जो ईमेल्स जो एक्सपोज़ हुई हैं, एप्स्टीन फाइल्स आई हैं, उसमें पता लगा कि ल्यूटनिक के बहुत क्लोज़ रिलेशन थे। ल्यूटनिक कई बारी उससे मेल्स पे बातचीत करता था, ल्यूटनिक उसका नेबर भी था, ल्यूटनिक यहाँ तक कि एक जगह तो ऐसा भी हुआ कि एप्स्टीन ने इन्वेस्ट भी किया, उसके कुछ एप्स्टीन डोनेटेड $50,000 उसके ल्यूटनिक के एक फंक्शन में और एप्स्टीन एंड ल्यूटनिक आल्सो इन्वेस्टेड इन द किसी कंपनीज़ में दोनों ने इकट्ठे इन्वेस्ट भी किया है। एप्स्टीन ने ल्यूटनिक को अपने प्राइवेट आइलैंड पे बुलाया भी। अब ये ल्यूटनिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? क्योंकि ल्यूटनिक जो है ना भाई, ल्यूटनिक एक तो सबसे ज़्यादा बिटकॉइन एज़ अ पॉलिटिशियन ओन करता है, ये पब्लिकली बोल चुका है। फिर ल्यूटनिक की एक बहुत बड़ी कंपनी है कैंटर, और कैंटर क्या करती है भाई, ये इन्वेस्टेड है और ये इन्वेस्टेड किन-किन कंपनियों में, ये देखो आप। इन कैंटर जो है वो 21 कैपिटल में इन्वेस्टेड है, टेदर में इन्वेस्टेड है और बिटफिनिक्स क्रिप्टो एक्सचेंज में इन्वेस्टेड है। तो टेदर जो है उसकी फैमिली की कंपनी है ल्यूटनिक की, और ल्यूटनिक के रिलेशन काफ़ी क्लोज़ थे वो एप्स्टीन के साथ। तो इस पे भी अब चर्चा हो रही है कि भई ल्यूटनिक को रिज़ाइन कर देना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। सो ऑल इन ऑल व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि भाई बहुत कोशिश करी और एप्स्टीन ने उसके बाद एक माहौल ये भी क्रिएट करने की कोशिश करी कि जब उसको दिखा कि इस पे कंट्रोल नहीं हो सकता, तो एप्स्टीन को कंट्रोल वाली चीज़ें बहुत पसंद थी, तो इसीलिए टेदर के अंदर वो इन्वेस्टेड था। टेदर का को-फाउंडर उसके काफ़ी क्लोज़ था। टेदर के जो को-फाउंडर था उसी ने कॉइनबेस के साथ डील कराने में हेल्प भी करी। तो टेदर को सेंसरशिप कर सकते हैं। टेदर एक तरीके का सर्वेलेंस सिस्टम है, किसी के भी वॉलेट में अगर यूएसडीटी पड़ा है तो आप उसको फ्रीज़ कर सकते हो। तो ये बहुत पसंद था उसे। एप्स्टीन का कहीं न कहीं ज़ी कैश के अंदर, प्राइवेसी के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहा था, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट थी। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके अंदर सेंसरशिप थी, वो एप्स्टीन को बहुत पसंद थी। बस उसका एक ही गम रह गया, उसका एक ही सपना रह गया कि बिटकॉइन को वो कंट्रोल नहीं कर पाया फाइनली, और बिटकॉइन के ऊपर अटैक बहुत करे, अटेम्प्ट्स बहुत करी। बहुत थिन मार्जिन से बिटकॉइन बचा है, और बिटकॉइन बचा ही इसलिए क्योंकि जो उसके अंदर ट्रू सेंस में बिलीवर थे, अगर ब्लॉक साइज़ वॉर के अंदर सब लोग अगर सरेंडर कर देते, नहीं लोग लड़ते, माइनर्स नहीं लड़ते, नोड्स नहीं लड़ती, फाइट नहीं मारते, तो आज आपको जो बिटकॉइन का जो ट्रू वर्ज़न था, ओरिजिनल जो वर्ज़न है, वो आपको नहीं दिखता। आज बिटकॉइन एक सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम होता। और अभी भी मुझे लगता है कि बिटकॉइन के अंदर जो ये पेपर बिटकॉइन इश्यू हो रहा है इतना ज़्यादा, बिटकॉइन ईटीएफ, बिटकॉइन के शेयर्स,
ये कहीं न कहीं बिटकॉइन को हानिकारक है और ये नुकसान ही पहुँचा रहे हैं, क्योंकि आज आप थिन एयर में कौन देख रहा है जाके? आज आप देखो कि बिटकॉइन ईटीएफ का सबसे ज़्यादा बिटकॉइन की जो सबसे बड़ी कस्टडी कंपनी है वो कॉइनबेस ही है। राइट, और कॉइनबेस आज सबसे ज़्यादा होल्ड करता है बिटकॉइन को, चाहे वो ईटीएफ्स, माइक्रो स्ट्रैटेजी, सबके बिटकॉइन वो ही होल्ड करता है। दुनिया का सबसे बड़ा कस्टोडियल कॉइनबेस है। और कॉइनबेस का हमने देखा, क्योंकि आज की डेट में जो भी एप्स्टीन का पैसा लेके बैठा है, या जो एप्स्टीन जिस कंपनी में इन्वेस्ट करता था और लोगों ने अगर खुशी खुले खुले हाथों से अगर उसकी इन्वेस्टमेंट को लिया, दैट इज नॉट अ गुड साइन। मतलब यू कांट बी, यू डिस्पाइट द फैक्ट यू न्यू कि वो कन्विक्टेड एक आदमी से आप पैसा फंड रेज कर रहे हो, फंडिंग उससे ले रहे हो, दैट इज नॉट ऑब्वियसली अ गुड साइन। ठीक है? सो गाइज, अंडरस्टैंड ये इंडस्ट्री के अंदर, इसलिए मैं कहता हूँ कि क्रिप्टो के अंदर बिटकॉइन अलग है, बाकी सब अलग है। आज एप्स्टीन अगर होता ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको दावे के साथ, कई ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एडवाइजर होता, कई ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टर होता, और उसके बहुत बड़े बुरे रिपरकशंस होते हैं, क्योंकि उसको हर वो चीज़ पसंद थी जिसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है दुनिया में। एंड ही जस्ट लाइक टू बी, इन द पावर पोजीशन। ठीक है? तो क्रिप्टो अगर उसके अंदर पोटेंशियल उसको दिखता है कि इससे कंट्रोल किया जा सकता है लोगों को, तो डेफिनिटली वो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ता नहीं। एक ही चीज़ जो वो नहीं कर पाया, कोशिश बहुत करी, पैसे भी खर्च किए, लाइज़निंग करी। सोचो ना, 2011 से 2014 तक वो कोशिश करता रहा, 2014-15 तक कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से बिटकॉइन पे, चाहे वो पैसे दे के, पॉलिटिकली, रेगुलेशन के थ्रू, हार्ड फोर्क के थ्रू कंट्रोल कर ले, लेकिन कर नहीं पाया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन फूल प्रूफ है, और इसमें लोग हैं जो सामने से कुछ और हैं, लेकिन अ, इंसान हैं, बिक सकते हैं, इम्प्रेस हो सकते हैं, क्योंकि इंसान है भाई। हमने तो एप्स्टीन के बाद आँखें खुल गई हैं, ठीक है? हम देख ही रहे हैं दुनिया में कि क्या-क्या हो रहा है। नथिंग टू से मच ऑन दैट, बट द होल सीन अबाउट बिटकॉइन, और कई लोग जो भ्रम की स्थिति भी फैला रहे हैं, कुछ लोगों को क्लैरिटी है नहीं, दे डोंट वांट टू पुट इन दैट टाइम एंड एनर्जी इनटू रिसर्च। बट मैं अभी तक जिस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं वो यही कि यस, ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। आगे कुछ और अभी फाइल्स आनी है, अगर उसमें कुछ और निकल के आता है, कुछ और फैक्ट्स निकल के आते हैं, आई कांट से मच ऑन दैट। प्रॉब्ली कंक्लूजन पे तो तभी पहुंचेंगे, बट अभी तक जितनी भी चीजें सामने आई हैं, तो अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि एप्स्टीन वाज द फाउंडर और एप्स्टीन वाज इन 100% कंट्रोल ऑफ बिटकॉइन। ठीक है? बाकी इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस सबसे पहले, एंड इट इज़ नॉट एट ऑल, यू शुड नॉट टेक दिस वीडियो कि ये कोई किसी तरीके का आपको कोई क्लैरिटी है, कोई क्लैरिफिकेशन है, कोई थंब रूल है, कोई मेरी रिसर्च बहुत 100% करेक्ट है। मैं भी वही पढ़ रहा हूँ जो मीडिया में है, जो ईमेल्स एक्सचेंज हुई हैं, जो लोगों को सुन के जितनी मेरी समझ में आए, मैंने वही चीज़ यहाँ पे प्रेज़ेंट करने की कोशिश करी है। ठीक है ना? ठीक है, तो दिस इज़ इट यार। ठीक है? चलिए, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।